तो मैंने जो शौकत हुसैन जो लेडी थी उनके बारे में बताना स्टार्ट किया था आप लोग को कि वो मुस्लिम घर से थी, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, जमींदार या लैंडलॉर्ड के घर से। तो उनको भी पढ़ने का नहीं था अधिकार। बचपन में उनको उर्दू पढ़ाया गया, वो उर्दू सीख लिया जिस तरह से मदरसे में सिखाते हैं। लेकिन जब बड़ी हुई तो उनको इंग्लिश और बंगला पढ़ने से रोका गया। लेकिन उनके जो बड़े भाई और बड़े बहन थे, है ना, उन दोनों ने मदद की और ये इन्होंने पढ़ाई लिखाई सीखी, बांग्ला और सीखा। देखिए क्या हुआ। रोकिया शौकत हुसैन. Rokia learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and elder sister. She went on to become a writer. अब इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया ना, तो अब एक तरह से राइटर बन गए। ठीक है। She wrote a remarkable story titled Sultan's Dream in 1905 to practice her English skill when she was merely 25 years old. इन्होंने एक किताब लिखी, सुल्तान्स ड्रीम, सुल्तान का सपना। ठीक है। जब ये 25 साल की थी तब इन्होंने इंग्लिश में ये वाला स्टोरी लिखा, ये बुक लिखी इन्होंने। दिस स्टोरी इमेजिन अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना's ड्रीम, सुल्ताना का ड्रीम, सुल्ताना कोई लड़की है उसका सपना। और इस स्टोरी में क्या था, इसमें इन्होंने ये लिखा कि दिस स्टोरी इमेजिन अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेज अ प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड। तो सुल्ताना एक लड़की है और वो कहां पहुंचती है, एक ऐसे जगह पे पहुंचती है जिसका नाम है लेडी लैंड। ठीक है। Ladyland is a place where women had the freedom to study, work and create invention like controlling rain from the clouds and flying air cars. Ladyland एक ऐसी जगह थी जहां पर लड़कियों को, औरतों को कुछ भी पढ़ने लिखने का पूरा अधिकार था, कोई भी पढ़ लिख सकता था। औरतें बादलों को कंट्रोल करके बारिश करा सकती थी, है ना। लेकिन सबसे डेंजरस बात क्या, इन्होंने सपना देख लिया कि औरतें, है ना, उड़ती हुई कार को उड़ा भी सकती थी। वो तो अभी भी उड़ाती। ठीक है ना। जिनको, जो लेडीज लोग, जैसे जो कभी भी, है ना, लेडीज अच्छी ड्राइवर नहीं हो पाती, पता नहीं क्यों ऐसा माना जाता है। अगर उनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील आ गई ना तो आगे कोई ना कोई ठुका, और अगर वो चला रहा है ना तो भाई साइड हो जाइएगा, पक्की बात, नहीं तो अपनी जान अपने हाथ। खैर मैं ये मजाक के लिए कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, सबके साथ होता है बेटा ऐसे। In this ladyland, the men had been sent into seclusion, their aggressive guns and other weapons of war defeated by the brain power of women. यहाँ पे लेडी लैंड में एक प्रॉब्लम थी, जितने भी मर्द थे ना, जितने भी वो बड़े बड़े तमंचे वाले, उन सबों का हथियार फेल, औरतों के दिमाग के सामने वो सारे के सारे फेल हो गए। बनाया भी स्टोरी इन्होंने था। देखो बच्चियां कितनी खुश हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। एज सुल्ताना ट्रेवल्स इन लेडी लैंड, आपको पता है कंझावले का सबसे बड़ा ऑफिसर एक लेडी ही, पता है ना आपको? नहीं पता है तो आपको बता दें। कंझावले की बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर कंझावले में बैठेगा आपको चाउमीन वाले की दुकान सीज करने के लिए। रुको बैठो, सारे हो गए काम है सर, तो करो पूरा, करा देंगे। अभी बीच में नहीं आ सकते ना, चलिए। हमारी मैम ने इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर लिखवाया था कि वुमेन्स स्टीरियोटाइप में वुमेन्स टीचर तो अच्छी बन सकती हैं, वुमेन से पर टेक्नोलॉजी में कम पड़ जाती है, लिखवाया। मैडम ने क्वेश्चन लिखवाया। हां इस चैप्टर में आपने समझने में गलती हुई होगी। दिखा कल लेके, ये मैडम ने जो लिखवाया होगा ना, आपके समझ में ही नहीं आया होगा कि लिखा क्यों, या आपने गलत लिख लिया होगा। जो आप कह रहे हो, कल मैंने ये पढ़ाई भी था और उसमें ये था कि हम लोग, हमारी सोसाइटी चाहती है कि जो औरतें हैं या लड़कियां हैं, जो घर की बहू बेटी है, वो टीचर बन जाए, नर्स बन जाए, इस तरह के जॉब करे, लेकिन कोई टेक्निकल टाइप की जॉब ना करे, या कोई डिफेंस वाला, आर्मी वाला, जिसमें बाहर ज्यादा जाना पड़े, तरह तरह के मैंने की एक्टिविटी करनी पड़े, उस तरह से ना करे। ये हम लोग चाहते हैं, औरतें ऐसा कभी नहीं चाहती।
ठीक है ना, आपके समझने में गलती। तो स्टेरियोटाइप क्या है? स्टेरियोटाइप का मतलब क्या है? विचार, लोगों के मन की सोच। तो हमारे मन की तो सोच है ही ना। आप स्टेरियोटाइप मैंने आपको समझा दिया, फिर वही कर रहे हो। औरतों को लेकर के स्टीरियोटाइप हमारे समाज में क्या है कि औरतें है ना, नर्स टीचर इसी तरह का काम कर सकती है, बड़ा काम नहीं कर सकती, बात खत्म। यही तो था। मैडम ने गलत थोड़ी लिखा है। स्टीरियोटाइप का मतलब है हमारी पुरानी सोच, है ना, जो दादा बाबा के समय से आ रही है हमारी पुरानी सोच। आज कौन सोचता है? अगर मान लीजिए कि आपके घर में आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन है और आप भाई हो, तो क्या किसी को कोई ऐसा है भेदभाव? भाई जितना भाई पड़ेगा उतनी बहन पड़ेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। उल्टा तो कुछ कुछ बच्चे हैं ना, गुद्दी पे मुक्का खा लेते हैं, बहन का ज्यादा दुलार है। और बहन छोटी है तब तो लग गई आपकी लंका। आप तो हो ही नहीं कहीं पर, आप तो गिनती में भी नहीं आओगे। हाँ, वो तो खैर भाई का तो अलग है। छोटी बहन हो गई जिसके घर में ना आज के डेट में, भाई तो है ही नहीं। तो भाई कुछ है भी क्या साइड हट? इस बात पे आप लोग रोते रोते ना नाले भर देने चाहिए आंसुओं से बॉयज को। मेरी मम्मी तो सर मेरे भाई से बात भी नहीं करती, ऐसा हो गया। ये होता है भाई, मैं भी भोग चुका हूँ। चल देखिए, फिर कोई बात नहीं, ये सब तो घर घर की बात है। तो यहाँ पे इन्होंने जो सपना देखा, सुल्तानास ड्रीम, कि सुल्ताना नाम की एक औरत या लड़की 25 साल की रहती है, वो पहुंचती है एक जगह पे, लेडी लैंड नाम की जगह पे, और वहां पे औरतों को हर तरह का अधिकार था, और पुरुषों से ज्यादा ब्रेन में, दिमाग में वही आगे थी, और पुरुष बस है ना, क्या कहते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम करते रहते थे, दिमाग में थोड़े कमजोर थे। देखिए, एज सुल्ताना ट्रेवल इन लेडीलैंड विद सिस्टर सारा, she awakes to realize that she was only dreaming. तो जब वो अपने बहन के साथ जाती है, सिस्टर के साथ वहां पर, तो उसको ये पता चलता है कि अरे ये तो केवल सपना था, ऐसा तो है ही नहीं कोई जगह। बेटे अभी आप मत आइए, फिर भी बैठिए 2 मिनट, मैं बुलाऊंगा, क्या है घबरा रहे? चलाइए, चेक कर देनी तो आप लोग के पेट में गुड़गुड़ू होगा। लाओ सारे 6 क्लास किसको क्या चेक कराना है। इसके बाद 5 बजे आओगे, उससे पहले कोई नहीं। सॉरी, देखिए भाई, तो ये ड्रीम में लेडी लैंड के पास जो जाती है, इससे पता चल जाता है कि ये ड्रीम लैंड है, मतलब ये तो ड्रीम वाली जगह, सपने में ऐसी जगह हो सकती है। जिस जमाने की बात हो रही है 1905 की बात हो रही है, 1905 की, आप अभी 2022 में, आजादी से बहुत साल पहले। तो यहाँ पर ये कहती है सपने में ही हो सकता है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं। एज यू कैन सी, रोकिया शौकत हुसैन was dreaming of when flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. ये उस समय लड़कियों द्वारा प्लेन या कार उड़ाने का सपना देख रही थी। ठीक है, तो और जिसको सॉल्व करना, पूरा स्टेटमेंट वाले में कोई स्टेटमेंट ही नहीं भैया, ABCD आंसर लगा के आ गए। ओके, उस जमाने में जब लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाने देते थे, और उस समय इन्होंने क्या सपना देखा कि लड़कियां कार उड़ा रही हैं या प्लेन उड़ा रही हैं, बहुत बड़ी बात थी। This was the way in which education and learning had changed Rokia's online. और यही वो तरीका था, जो सपने देखने का तरीका था, जिससे रोकिया का और भी लड़कियों का जीवन बदल गया। Her education gave her the power not only to dream and write, but also to do more. ड्रीम कौन करे भाई? But also to do more to help other girls go to school and to build their own dream. In 1910, she started a school for girls in Kolkata, and to this day, the school is still functioning. बोलो ना। कोलकाता, कोलकाता, हाँ, पहले कैलकाटा कहते थे, कलकत्ता हिंदी में, और कैलकाटा इंग्लिश में कहते, अब कोलकाता कहते। सुनिए, तो इन्होंने क्या किया, लड़कियों को प्लेन तो नहीं उड़वाया आकाश में, लेकिन एक काम किया, इन्होंने लड़कियों के पढ़ने लिखने के लिए एक स्कूल खोला 1910 में, 1910 में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने जाके अवेयरनेस फैलाया, और आज के डेट में अभी भी वो जो स्कूल खोला था, वो स्कूल आज भी रन कर रहा है।
समझ स्कूल का नाम नहीं दे रखा, बोलो। सर उसने वो जो स्टोरी लिखी है वो ड्रीम में आई थी। ड्रीम नहीं, वो स्टोरी में ही ड्रीम है। सुल्तानाज ड्रीम एक कहानी है पूरी वो। उसने खुद बनाई। हाँ, उन अपने ऊपर ही ऐसी कहानी बनाई। उसके सपने में नहीं आई। नहीं, कैरेक्टर जो सुल्ताना है ना उसके सपने में ऐसा आता है। देखेंगे अब बात करते हैं आज के डेट, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। यहाँ पे एजुकेशन पता है ना, क्यों लड़कियों की एजुकेशन की बात हो रही है, आजादी से पहले से लेके आज तक। टुडे both boys and girls attend school in large numbers, as we will see there still remain differences between the education of boys and girls. आज की डेट में तो लाखों की संख्या में आपके स्कूल में बॉयज गर्ल्स सारे स्कूल में जाते हैं, सब पढ़ते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारा डिफरेंस या अंतर है, भेदभाव अभी भी है। और वो किस तरह से, देखिए, इंडिया हैज अ सेंसस एवरी 10 years। भारत में हर 10 सालों पे जनगणना होती है, मतलब लोगों की हर तरह के डाटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कैसे पता चला? 21 में हुई थी, लेकिन अभी कोरोना के चलते एक्सटेंड हो गई है और इस बार डिजिटल हो रहा है। तो थोड़ा अपने छेड़ दिया, फिर ज्ञान ले लो। बता रहे हैं, सुन लो ना। मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपको नहीं पता है, सारी चीज अच्छे से बता देना। भारत में सबसे जनगणना मतलब लोगों की संख्या, घर घर जाके कितने घर में आदमी औरत है ना, गिनते नहीं है जी, वही हो रहा है। तो सबसे पहले भारत में 1872 में हुआ था। कब? 1872 में जनगणना हुई, अंग्रेजों के समय में। लेकिन आगे जाकर के ये जो 10 साल वाला प्रोग्राम है ना, कि हर 10 साल पे सेंसस होगा, ये 1881 से 1881 से स्टार्ट हुआ। दो डेट याद रहेगा ना, 1872, 1881। और 1881 से आज तक हर 10 सालों पे जनगणना हो रही है। 2021 में पहली जनगणना में यही चेंज आया कि इस बार जो सेंसस हो रहा है ना, डिजिटल हो रहा है, किसी कागज उगज पे नहीं रखा जाए। पहले बड़े बड़े रजिस्टर बनाए जाते तो उसमें रखा जाता। हाँ, which count the whole population of the country। हर जनगणना हिंदी में और इंग्लिश में सेंसस कहा जाता है, CENCUS। वो टैब मिल जाता है ना, टैब में कर लेते हैं सारा, टैब में कैलकुलेट कर लेंगे। अब मतलब कागज वगज पे लिखने की जरूरत नहीं। जहां टैब प्रोवाइड नहीं कराया गया है, वो फोन जैसे रहता है हर आदमी के पास, टीचर के पास, उसमें कैलकुलेट कर लेता है। देखिए मेरी बात सुनिए, तो हर 10 सालों पे जो सेंसस या जनगणना होती है, उसमें टोटल पॉपुलेशन देश की कितनी है इसको गिना जाता है। ठीक है, उसके साथ it has gathered detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do and so on। कौन कितनी पॉपुलेशन है, वो लड़का है या लड़की है, जेंडर पता चल जाता है। वो बच्चा स्कूल में जाता है, अगर आपके घर में 2 छोटे बच्चे हैं पढ़ने की उम्र वाले, तो क्या स्कूल जाते हैं? स्कूल नहीं जाते, तो वहीं पे कट हो गया या टिक हो गया तो पता चल जाएगा ना कि डाटा में कि स्कूल जाने वाले कितने बच्चे हैं कितने नहीं। प्लीज 4 बजे से पहले कोई नहीं आया मेरे पास। आप लोगों का टाइम 6 to 7 हो गया है। बेटे कुछ बच्चे कराला से आ रहे हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं, दिक्कत हो रही है, ज्यादा लेट हो जा रहा है। तो ऑप्शन था तो 5 to 6, वैसे भी तो आप लोग को टाइम मिल ही जाता है, ठीक है ना। 6 to 7 खेलना तो नहीं होता ना आप लोगों को, कुछ 6 to 7 भी खेलना है तो 5 to 6 खेल के आ जाइए, कोई बात नहीं। अब अगर हम बात करें, इस तरह का सेंसस हुआ था 1961 के सेंसस की बात करें, जब 1961 में इस तरह की जनगणना या सेंसस हुई थी, काउंटिंग हुई थी, तो उस समय 40% बॉय, 40% जो लड़के थे एंड मैन वर लिटरेट। मतलब पूरे देश की जनसंख्या जो है 100%, 100%, उसमें से 40% बॉयज या गर्ल्स पढ़े लिखे थे, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन।
तो पूरी जनसंख्या में जितने लोग पढ़े थे 40% केवल बॉयज, 100 में से 40 बॉयज और 15 ये, मतलब 55% ही, जैसे 100% होता है ना टोटल, तो 55% भारत की जनसंख्या पढ़ी लिखी थी, और उस 55% में से 40% केवल बॉयज थे, गर्ल्स केवल 15%। मतलब पूरे भारत में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं केवल 15% ही लड़कियां थी, और 85%, 85% गर्ल्स अनपढ़ थी, इलिटरेट थी। लेकिन अब देखो 2011 के सेंसस में अगर आप देखें तो जितना टोटल नंबर और परसेंटेज था एजुकेशन का, उसमें 82% बॉयज, 100 में से 82% बॉयज पढ़े लिखे थे, जबकि 100 में से केवल 65% गर्ल ही पढ़े लिखे थे। समझ में आ रही बात आपको? अब ध्यान देना, 1961 में 100 में से 40 बच्चे पढ़े लिखे थे परसेंटेज के हिसाब से, बॉयज की बात कर रहे हैं, लड़के, ठीक है, और 100 में से गर्ल की बात करें तो केवल 15%, 15%। अब 2011 जो अभी सबसे लेटेस्ट डाटा आया, उसमें भैया 100 में से 82%, 100 में से 82% बॉयज पढ़े लिखे हैं, जबकि अगर गर्ल्स की बात करें तो अभी भी कमी है, 100 में से 65%। देखिए आएगा, बट अब देखो स्कूलिंग हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों? Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups. देखेंगे यहाँ पे अलग अलग जाति के जो बच्चे होते हैं ना, अलग अलग कास्ट के, उनका क्या स्कूल परसेंटेज है। अगर प्राइमरी स्कूल मतलब पहली क्लास से लेके 5वीं, फर्स्ट से 5th क्लास तक की बात करें तो टोटल बॉयज 4.36, ठीक है, एक सेकंड देखो करोड़ में किस में है ये परसेंटेज, गर्ल्स 3.88% और टोटल बच्चों का मतलब जितने भी भारत में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से केवल 4.13% ही प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, 1 से 5 साल की, पहले से 5वीं क्लास तक। अगर अपर प्राइमरी क्लास मतलब 6 to 8 की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 4.03%, और सेकेंडरी मतलब 9 से 10 क्लास की बात करें तो 17.06%। इस तरह से ये डाटा खैर बताने की क्या जरूरत है। देखो अगर आप जाति के, जैसे बॉयज और गर्ल्स में तो देख ही रहे हो, भारत में अधिकतर लड़के ही पढ़े लिखे हैं, लड़कियों को पढ़ने का मौका अभी भी कम मिलता है, तो कम है। अब अगर हम बात करें कास्ट वाइज, जाति के हिसाब से, जैसे मान लो कोई जनरल कास्ट का है, कोई ओबीसी का है, कोई एससी का है, कोई एसटी कैटेगरी का है, तो इसके हिसाब से देखें एससी एंड एसटी गर्ल्स लीव स्कूल एट द रेट दैट इज हायर देन द कैटेगरी ऑल गर्ल्स। और दूसरी जाति से एससी एसटी कैटेगरी की, मतलब जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कास्ट की होती है ना, जिनको रिजर्वेशन ज्यादा मिलता है, वो स्कूल जल्दी छोड़ देती हैं, पढ़ाई लिखाई जल्दी छोड़ देते हैं वो बच्चे, लड़कियां स्पेशली। दिस मीन दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित, एससी और आदिवासी या ट्राइबल एसटी बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। मतलब बहुत कम समय तक ही स्कूल में उनको पढ़ने लिखने दिया जाता है उनके माँ बाप के, ठीक है। जल्दी ही जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, या तो मैरिज कर देते हैं गर्ल्स का, और नहीं तो उनको अपने घर के या किसी काम में लगा देते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से आप देखो, काउंटिंग के हिसाब से, तो मुस्लिम गर्ल दूसरी लड़कियों की तुलना में या कंपेयरली कम पढ़ी लिखी थी। एससी और एसटी गर्ल, और ये सारे एससी एसटी और मुस्लिम गर्ल, इस तीनों कैटेगरी की लड़कियों की बात करें तो सबसे कम पढ़ी लिखी थी। While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. मुस्लिम जाति की लड़कियां, मुस्लिम धर्म की लड़कियां स्कूल में एवरेज 3 साल तक पढ़ती थी। 3 साल से ज्यादा स्कूल में उनको नहीं रखा जाता था, माँ बाप ड्रॉप आउट कर लेते थे। लेकिन और दूसरे मुस्लिमों को छोड़ के किसी भी धर्म या जाति की बात करें तो लड़कियां कम से कम 4 साल तो रहती ही थी स्कूल में पढ़ने के लिए।
देयर आर चार, मैंने एवरेज बता रहे हैं। इसको कहते हैं ऐसा भुट्टे का दाना जिसको कुकर में भी डालो तो पॉपकॉर्न नहीं बनेगा। कैसी बात करें, इसमें क्या लॉजिक है बेटे? स्कूल में रह के क्या करना है, वो पापड़ तलना होता है ना। अच्छा ये देखो घी बोला। There are several reasons why children from Dalit, आदिवासी and Muslim countries leave school। आखिर क्या कारण है कि मुस्लिम के परिवार की लड़की, दलित या एसटी कैटेगरी की लड़कियां नहीं पढ़ाई लिखाई में ज्यादा होती हैं या जल्दी ही वो स्कूल छोड़ना पड़ता है? क्या कारण? देखिए तीन कारण है। मुस्लिम, एससी और एसटी कैटेगरी हमारे समाज में है ना, बहुत ही कम साधन या पैसे वाला माना जाता है, तो वहां उनके पास पैसे का अभाव होता है। अगर मान लो, दूसरा कारण है कि हर गांव के नजदीक में स्कूल का बड़ा दिक्कत है। कोई जरूरी नहीं कि आपका यहाँ नजदीक में स्कूल हो तो सबका नजदीक में ही हो जाएगा, ठीक है। आदिवासी इलाकों में की बात करो या दूर दराज के गांवों में तो स्कूल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक होता था, ठीक है ना। तो भैया अगर वहां तक जाना है तो कोई ना कोई सवारी चाहिए ना, पैदल तो नहीं छोटा बच्चा जा सकता। और मम्मी पापा जो भी उनके होते हैं कम पैसे कमाने वाले, तो उतना पैसा कैसे दे सकते हैं स्कूल जाने के लिए? एक तो ये हो गया। दूसरा, कम वो लोग मदर फादर अगर एजुकेटेड नहीं है तो बच्चों को भी कम ही पढ़ाते लिखाते हैं और जल्दी ही शादी ब्याह कर देते हैं, है ना। ये भी एक कारण है। और तीसरी बात इसमें क्या है कि हमारे गांव में आदिवासी समाज में, चाहे मुस्लिमों में, जो भी समाज है अधिकतर, वहां पर अभी भी ऐसा सोचा जाता है कि लड़कियां बोझ होती हैं, लड़कियों का ब्याह करके जितना जल्दी हो अपना पिंडा छुड़ाओ। ऐसा लोग बहुत सोचते हैं और बहुत लोग नहीं भी सोचते, ठीक है ना। नहीं भी सोचते, बहुत लोग सोचते भी। गांव में अधिकतर ऐसा ही होता है। गांव में अपने किसी को दिखाया है कि 25 या 26 या 24 या 25 साल तक लड़कियां पढ़ेंगी, पढ़ाई कर रही हैं। वो तो भैया 18 हो गया मुश्किल से, फिर ब्याह होना है उनका, है ना, कम भी हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम में है, इसी कारण से ऐसा होता है। तो क्या औरतों ने अपने खिलाफ होने वाली इस डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के खिलाफ कोई आंदोलन किया, मूवमेंट किया? बिल्कुल किया। Women and girls now have the right to study and go to school. There are other spheres like legal reform, violence and health, where the situation of women and girls has improved. The changes have not happened automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about the changes. ठीक है, जितना भी उनके खिलाफ जो भेदभाव होता था, तो अब औरतें या लड़कियां चुप नहीं रहती, अब अपनी आवाज उठाती। कानून भी उनको बहुत अधिकार देता है 2005 से 2005 से, ठीक है ना। अगर भैया आप 2 भाई और 1 बहन हो तो आपके पापा की जो जायदाद होगी ना, उसके 3 टुकड़े लगेंगे। 2 टुकड़े में भाइयों को और तीसरा टुकड़ा बहन को। 2 भाई बहन हो तो हाफ हाफ समझ लो, समझ रहे हैं ना। पहले ऐसा नहीं था, लड़कियों को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन अब बराबरी का लेंगी, और ज्यादा बोलेंगे तो टेटू अब पकड़ के लेंगे। इसलिए सावधान, ज्यादा हवा में ना उड़ो। हमने तो पहले उड़ना छोड़ दिया। हमारा तो भाई 3 प्रॉब्लम, एक तो बहन भी ठाडी, दूसरा जीजा जज, ठीक है ना। अब बता, कानून से लड़ोगे, देश से लड़ोगे, तुम तो किधर से भी नहीं ले सकते। तुम्हें ठीक है भाई, आप ही का चल। हाँ, ये एक बात है। देखो क्या होता है ना कि हमारे समाज में कानून बेशक बन गया हो, लेकिन लड़कियां या जो भी बुआ हो गई या बहन है, बेटी जो भी है, वो हमेशा ये समझती है कि अगर हम अपने मायके से वो धन ले लें, मतलब अपने पिता के या फादर के प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा ले लें, ठीक है ना, तो फिर अरे मदर फादर तो एक समय तक रहेंगे, उसके बाद तो उनको गुजर जाना है। उसके बाद मायके कोई आएगा, अपने पिता के घर आएगा तो भाइयों के पास ही आएंगे ना, तो मायका खत्म, फिर कोई है ही नहीं। तुम जब आपने हिस्सा ले लिया तो फिर तो आप पटीदार हो गए ना, फिर आप यहाँ पर कौन भाई बहन का क्या रिश्ता है, ये हो जाता है। और इसलिए अधिकतर लोग दे ही देते हैं। किस चीज का? मैंने दे ही देते हैं ये बात। हाँ मोस्टली बिल्कुल। जैसे आपकी मम्मी है तो जैसे आपके मामा जी लोग भी होंगे, तो मम्मी ने कोई प्रॉपर्टी पे कोई हक थोड़ी बताया, मम्मी का भी तो हक है ही ना, लेकिन छोड़ दिया है। एक तो नॉर्मल सी बात है।
अरे मान लीजिए लड़कियों की शादी हो ही गई तो अपने घर तो गई, तो वहां पर तो उनका प्रॉपर्टी है ही ना। बताओ, लड़कियों को डबल फायदा, लड़कों को भी, आपका भी ब्याह हो जाएगा तो अभी ससुराल में जाके क्या कहते हैं, बोलो भाई हमारा यहाँ हक है, मिल जाएगा। कमाना चाहते हैं पैसा, तुम तो अपना ही संभाल लो तो बहुत। चलो, देख रहा था कहीं कोई दूसरा कॉल ना हो। कभी कभी कुछ दूसरे नंबर से भी कर दे रहे हैं आजकल। कंपेज देखिए, अभियान भी चलाए जा रहे हैं औरतों को उनका हक दिलाने के लिए। और इसमें क्या है, 2006 में एक कानून बनाया गया जिसमें अगर औरतों के साथ किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल वायलेंस होता है या डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसके खिलाफ अगर कोई औरत या लड़की केस कर दे तो जिसके खिलाफ केस हुआ है भैया वो जाएंगे, लंबे जाएंगे और अच्छे तरह से जाएंगे। समझ में आई बात आपको? ये कानूनी अधिकार मिला 2006 में, इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं था। कानून बना दिया गया कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस करके, डोमेस्टिक वायलेंस का नाम से कोई केस डाल दे औरत की हमारे घर पे अत्याचार कर रही है, चाहे ससुराल में कोई औरत हो और कहे कि भाई मेरी सास ससुर ये सब हस्बैंड सब मिलके हम पर अत्याचार करते हैं, दहेज लगाते हैं, जो भी बहुत तरह का कानून है, तो जाएंगे, अच्छे से जाएंगे बेटे, कम से कम 7-8 साल के लिए तो जाएंगे, जेल की रोटी खाएंगे। अब आईपीसी में मत जाइए, जब पता हो तो। भैया देखिए, तो आप सुन लीजिए, अगर आप चाह रहे हैं तो उसमें है ना, अगर प्रूफ हो गया मारने वाले की है ना क्या इंटेंशन थी, उसके ऊपर भी सजा होता है, उसे बहुत सारा ही फॉरवर्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सजा आपको 2 या 3 तरह की हो सकती है। अगर उम्र कैद मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट अब ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि उम्र कैद का मतलब है जब तक सांस तब तक जेल। उम्र कैद का मतलब 20 साल 18 साल पे बाहर नहीं आ जाएंगे, ठीक है, जिंदगी भर के लिए जेल। उसके बाद या आपने बिल्कुल जानवरों की तरह हत्या की, हमने 10-20 को काट दिया है और एकदम मतलब कि आप, मैंने कि अगर आपको दोबारा मौका भी दिया जाए तो आप बाहर जाके क्या कहते जोट्टे की तरह ही काम करोगे, ऐसा लगे तो आपको अच्छे वाला फांसी दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर लगता है कि आपसे गलती से ये मर्डर हो गया या किसी सिचुएशन में हो गया, आपका पुराना रिकॉर्ड भी ठीक है, तो 7-8 साल में भी छूट जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत तरह के इस पे होता है। डिफेंस प्रूफ करना पड़ेगा ना, वो प्रूफ होना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है प्रूफ। डिफेंस में अगर आपने अपनी आत्म सुरक्षा में ये किसी का मर्डर किया है तो आत्म सुरक्षा में है ना सब कुछ कर दो, मर्डर कभी मत करो, समझ रहे हैं ना। क्यों? आत्म सुरक्षा किसी को बिना जान से मारे भी किया जा सकता है। कोई आदमी मान लो आपको मारने आया था, आपने ईंट लेके दर्द 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 कूच दिया, उसका मुंडी कूच दिया, तो भाई एक बार भी मारते तो ऐसे हालत में हो जाता ना, उसको बेहोश भी कर देते तो ऐसे हालत में हो जाता कि आप बच जाते। तो सर पे एक बार मार से बेहोश हो जाएगा, ट्राई कर लो सर मार के पत्थर पे। आपका एक्ट का तरीका क्या था, है ना। डिफेंस में मतलब कि सेल्फ डिफेंस तभी प्रूफ होगा, मतलब आपके एक्ट का तरीका क्या था। बेचारा कोई चक्कू लेके डराना है, आपने डोगा से उड़ा दिया, तो ये तो आपने मर्डर किया ना, वो बेचारा क्या करता, इस तरह नहीं कर सकते। आपको ये तक प्रूफ करना पड़ेगा जिस क्राइम एरिया पे आप खड़े थे, ठीक है ना, वहां पर ईंट भी था, डंडा भी था, पोल भी था, वायर भी था, सब कुछ था, आपने वहां पर क्या अप्लाई किया अपनी जान बचाने के लिए। आप समझ लिया, अब जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा करो, साइंस है मैथ। चलिए, उसी तरह बेटा 1997 में एक कानून बन के आया जिसमें कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट है मतलब छेड़खानी का जो मामला होता है अगर करेंगे तो उसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा सख्त कानून है, और जो ऐसा करने में लिप्त पाया गया है, जो पकड़ा गया, बढ़िया जाएगा जेल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कॉलेज वॉलेज में जैसे जो बड़े बच्चे होते हैं ना, कुछ कमेंट कर देते हैं या कुछ इस तरह गलत कर देते हैं, तो 1997 में उस समय एक पूरा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन कि आप क्या क्या एक्ट करोगे तो इस कानून के अंदर आकर के आपको सजा मिलने के लिए आप लायक बन जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो पूरा गाइडलाइन है, अगर वैसा आप करते हो तो आप के खिलाफ ये कानून लगेगा और आपको जाना पड़ेगा।
सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 1997, इसमें क्या है, दो चीज, कोई भी मान लो लेडी किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट कंपनी में या कहीं पर भी, प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में कहीं पर भी वर्क करती है, काम करती है, वहां पर अगर उसके साथ कोई ऐसा बात हो, या मान लीजिए कोई कहीं भी ऐसा काम कर रहा है, या कोई अगर एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई कर रहा है और वहां पर उसके साथ अगर ऐसा हो, वहां पर कॉलेज में या स्कूल में अगर किया जाए, तो भी ये एक्ट काम करता है। ठीक है। उसके बाद डॉरी एक्ट 1980 में बना था, दहेज उत्पीड़न के खिलाफ, कि अगर दहेज को लेकर के आप उनके खिलाफ कोई बात करते हैं या अत्याचार करते हैं, किसी तरह का क्राइम करते हैं, तो आप जाएंगे, पक्के जाएंगे। लेकिन इसमें अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का, बेटा मास्टर इधर है, सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी के खिलाफ केवल इतना बोल दें आप कि उसने दहेज के नाम पे आप पे अत्याचार किया है, तो इसी तरह किसी भी आदमी को पकड़ के जेल में नहीं भर दिया जाएगा। पहले अच्छे से, क्योंकि इस कानून का बहुत ही औरतों ने गलत इस्तेमाल किया ब्लैकमेल करने के लिए। मतलब ससुराल वालों को सीधे कह दिया, अच्छा ज्यादा बोलेगी ना दहेज का केस लगा दूंगी, ले। अब तो उसकी जान गई बेचारे की, क्योंकि तो नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता था और आपको जेल जाना था, तो कोई भी आदमी डर जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप सीधे केवल केस कर देंगे तो आप जेल के अंदर जाएंगे, पूरी जांच पड़ताल होगी, इसमें आपको जमानत मिलेगी, केस चलेगा, तभी कुछ होगा। समझ रहे हैं ना? तो अब इसको आसान किया गया। नहीं, जमानत का मतलब है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आप तारीख पे आते रहो, केस चलता रहे। इसमें तो सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें और इसमें। हाँ ठीक है, इसमें तो वो बताना है 7+3 कितना कैसे, इसमें हाँ तो लिख के दिखाओ। आप देखिए, अभी मैं टाइम 5+b होगा तो सर 5 ऐड p ऐसे लिख के और इज इक्वल टू लगा के ऐसे लिख। देखिए शांति, तो औरतों के खिलाफ जो भी क्राइम होता था या जो भी भेदभाव था, तो उसके लिए उन्होंने किस तरह किया। पहले तो देखो भाई, उन्होंने अवेयरनेस फैलाई गई, सबको बताया गया कि अगर आप ये कोई क्राइम इस तरह का करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको जेल हो सकती है, सारी बातें, और नहीं करना नहीं चाहिए। प्रोटेस्टिंग, औरतों ने अपने खिलाफ होने वाले किसी भी अत्याचार के खिलाफ आवाज भी उठाया, प्रदर्शन भी किया। उसके बाद शोइंग सॉलिडेरिटी, मतलब कि जब भी कोई क्राइम होता था तो पूरा समाज उनके पक्ष में जाता था। ठीक है ना? पूरा समाज उनके पक्ष में जाता था, औरतों के पक्ष में। बोलने के लिए गलत काम है, सब लोग सपोर्ट करते थे। जैसे निर्भया केस हुआ था एक, तो उसमें देखे थे ना, पूरा पार्लियामेंट, पूरा सड़क उड़क सब, पूरा एकदम हिंदुस्तान एकदम ठप कर दिया गया था, दिल्ली पूरी ठप हो गई थी। तो इसका मतलब सब लोग अवेयर है, समाज अवेयर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लो, मानोगे नहीं, 359 हो रहा है, चैप्टर खत्म। चलिए आगे चलिए, 8 क्लास को बैठने दीजिए, सबको जाने की जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं।